नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है पल्स टिग पैरामीटर्स। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पल्स टिग में यूज़ होने वाले पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ पल्स टिग में पैरामीटर सेटिंग के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पल्स टिग में पल्सिंग टाइप का करंट उपयोग किया जाता है। पल्सिंग करंट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब इस टाइप के करंट का उपयोग करने से क्या होता है उसके बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है। इट इज़ यूज फॉर इम्प्रूव्ड कंट्रोल ऑफ द वेल्डपुल एंड द सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। यानी कि इसका उपयोग वेल्डपुल के कंट्रोल तथा सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है दोस्तों। यानी कि पल्सिंग करंट का जो उपयोग है वो वेल्डपुल के कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही साथ सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को भी इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पल्स टिग में पैरामीटर सेटिंग कैसे किया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं पैरामीटर्स। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख रखा है पैरामीटर सेटिंग इन पल्स टिग, यानी कि पल्स टिग में पैरामीटर की सेटिंग। दोस्तों, पल्स टिग में हम टोटल 9 प्रकार के पैरामीटर्स को जनरली सेट करते हैं और वो पैरामीटर्स मैंने इधर लिख रखा है, आप लोग देख लीजिए, मैं बता भी देता हूँ। पहला जो होता है पैरामीटर्स वो होता है स्लोप अप। सेकेंड पैरामीटर्स जो होगा वो वेल्डिंग करंट होगा, इसको हम लोग पिक करंट भी बोलते हैं। जो तीसरा पैरामीटर्स होगा वो पल्स टाइम, इसको हम लोग पिक करंट ड्यूरेशन भी बोलते हैं। चौथा जो होगा पैरामीटर्स वो बैकग्राउंड करंट होगा। पांचवा जो पैरामीटर्स होगा दोस्तों वो बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन होगा। छठा जो पैरामीटर्स होगा दोस्तों वो पल्स स्लोप डाउन होगा। 7th नंबर का जो पैरामीटर्स होगा दोस्तों वो गैस पोस्ट फ्लो टाइम होगा। 8 नंबर में जो होगा दोस्तों वो बैलेंस होगा। और 9 नंबर में जो लास्ट वाला आखिरी वाला जो पैरामीटर्स है वो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग पल्स टिग में टोटल 9 टाइप के पैरामीटर्स को सेट करते हैं और इनको अगर हम लोग अच्छे तरीक़ा से सेट कर लेते हैं तो हमें गुड वेल्डिंग रिजल्ट्स मिलता है दोस्तों। ठीक है, पल्स टिग में। तो चलिए एक एक करके हम इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, सारे पैरामीटर्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या है और कैसे सेट करेंगे इसको दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या है, स्लोप अप है दोस्तों। सबसे पहले स्लोप अप है, इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग टिग वेल्डिंग प्रोसेस में आर्क को स्ट्राइक कराते हैं तो उस समय करंट स्लोली राइज करता है दोस्तों, स्लोली राइज करता है और अपने सेट वैल्यू तक पहुंचता है धीरे धीरे दोस्तों। तो चलिए इस चीज़ को, स्लोप अप को हम लोग, इस पूरे पैरामीटर्स को हम लोग इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को इंडिकेट करके रखा है और वाई एक्सिस पे मैंने वेल्डिंग करंट को इंडिकेट किया है दोस्तों। यानी वाई एक्सिस पे मैंने मार्क जो किया है वेल्डिंग करंट को मार्क किया है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को मार्क किया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलिए समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो जब हम लोग दोस्तों टिग वेल्डिंग प्रोसेस में आर्क स्ट्राइक कराते हैं तो आर्क स्लोली राइज करता है अपने कितना सेट वैल्यू तक। ये मेरा सेट वैल्यू है, सेट वैल्यू 80 एम्पियर मेरा सेट वैल्यू है दोस्तों। तो अब क्या होगा, मैंने आर्क जैसे ही इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क स्ट्राइक हुआ तो वहाँ से जो वेल्डिंग करंट क्या होगा, धीरे धीरे राइज करेगा, ऐसे राइज करके कहाँ पहुँचेगा, सेट वैल्यू पर पहुँचेगा दोस्तों, सेट वैल्यू पे पहुँचेगा। तो क्या होगा कि एक तो पहुँच नहीं रहा, 0 से लेकर के 80 एम्पियर तक पहुँचने में कुछ टाइम लग रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये स्लोप अप हो रहा है, यानी कि 0 से लेकर 80 तक ये अप में राइज किया, सडनली नहीं, धीरे धीरे राइज किया दोस्तों। तो ये स्लोप अप हो रहा है और 0 से 80 एम्पियर तक पहुंचने में दोस्तों कुछ टाइम लगता है। तो जब तक करंट 0 एम्पियर से 80 एम्पियर तक पहुंचता है उसके बीच में जो टाइम मिलता है वेल्डर को, उसी में वेल्डर अपना इलेक्ट्रोड का पोजीशन तथा फिलर रोड का पोजीशन, दोनों का पोजीशन सेट कर लेता है दोस्तों। यानी कि फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगेगा आर्क को, उसी में वेल्डर जो होता है वो अपना इलेक्ट्रोड का पोजीशन और फिलर रोड का पोजीशन सेट कर लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्लोप अप में। ठीक है, साथ ही साथ स्लोप अप में दोस्तों इलेक्ट्रोड को जेंटलर हीटिंग भी प्रोवाइड कराता है। स्लोप अप जो है, ये जो 1 नंबर
इसी को स्लोप अप बोलेंगे, यहाँ से यहाँ को स्लोप अप बोलेंगे, और ये जो इलेक्ट्रोड को जेंटलर हीटिंग प्रोवाइड कराता है दोस्तों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्लोप अप किसे कहते हैं और इसमें क्या होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पैरामीटर जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जो सेकेंड पैरामीटर्स है वो है वेल्डिंग करंट और पिक करंट। सेकेंड पैरामीटर्स हमारा यहाँ पे है, इसको हम लोग वेल्डिंग करंट या फिर पिक करंट भी कहते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो हाई लेवल करंट को पिक करंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो मैं सेट करता हूँ वेल्डिंग के लिए, जो मैं एम्पियर सेट करता हूँ, हाई एम्पियर जो मैं सेट करता हूँ, उसी हाई एम्पियर को पिक करंट कहते हैं दोस्तों। यानी कि हाई लेवल करंट को पिक करंट कहते हैं। अब देखिए इसमें हाई लेवल करंट तो ये है 80, इससे ज़्यादा तो कोई है नहीं, तो यानी कि जो 80 एम्पियर हुआ, ये जो हुआ यही हमारा क्या हुआ, पिक करंट हुआ, पिक करंट या फिर वेल्डिंग करंट होता है। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब नेक्स्ट जो है पैरामीटर्स वो क्या है, पल्स टाइम या फिर पिक करंट ड्यूरेशन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर में आता है पल्स टाइम या फिर पिक करंट ड्यूरेशन। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो पल्स टाइम और पिक करंट ड्यूरेशन क्या होता है दोस्तों, वह पीरियड जिसमें वेल्डिंग करंट हाई रहता है, वह पीरियड जिसमें वेल्डिंग करंट हाई रहता है उसे पल्स टाइम या फिर पिक करंट ड्यूरेशन कहते हैं दोस्तों। तो देखिए ये 80 एम्पियर है, ये हमारा पिक करंट है, हाई है यहाँ पे हमारा वेल्डिंग करंट, और ये यहाँ से यहाँ तक रह रहा है दोस्तों, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। यानी कि ये मान लीजिए ए पॉइंट से और ये बी पॉइंट से दोस्तों, यानी ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जो रह रहा है, इस पीरियड में जो हमारा रह रहा है करंट हाई रह रहा है, तो इसी पीरियड को यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो हो रहा है पीरियड, ये हो रहा है ए से बी के बीच में जो पीरियड है, इसी पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, पल्स टाइम बोलेंगे या फिर पिक करंट ड्यूरेशन बोलेंगे। ये वाला पल्स टाइम, पल्स TIM टाइम या फिर पिक करंट ड्यूरेशन बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर जो है वो क्या है, वो है बैकग्राउंड करंट पैरामीटर्स। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो पैरामीटर्स है वो बैकग्राउंड करंट है दोस्तों। चलिए इसको जान लेते हैं। बेस करंट को बैकग्राउंड करंट कहते हैं दोस्तों। अब टिक वेल्डिंग में दो करंट हमें दो वैल्यू सेट करना पड़ता है, वो है एक तो हाई लेवल वैल्यू होता है, एक लो लेवल वैल्यू होता है। तो हाई लेवल तो मैंने 80 सेट कर रखा है, इसको हम लोग पिक करंट कहते हैं। एक लो लेवल वैल्यू होता है जिसको हम लोग बैकग्राउंड करंट कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो ये एक करंट है, फिर यहाँ से ये ड्यूरेशन यहाँ पे ए से बी तक चला, ये पल्स ड्यूरेशन हुआ, उसके बाद ये धीरे से नीचे डाउन हुआ, फॉल डाउन हुआ वेल्डिंग करंट, और नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसको मान लेते हैं हम, इसको अगर इधर से मैच करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 50 एम्पियर से मैच कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो 50 एम्पियर हुआ वो क्या हुआ, बैकग्राउंड करंट हुआ दोस्तों। क्या हुआ, बैकग्राउंड करंट, बैकग्राउंड करंट है ना दोस्तों। तो बैकग्राउंड करंट किसे कहते हैं, बेस करंट को बैकग्राउंड करंट कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ 0 से 50 को हम लोग क्या बोलेंगे, बैकग्राउंड को करंट बोलेंगे, और 0 से 80 को क्या बोलेंगे, पिक करंट बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरामीटर्स है उसको देख लेते हैं कि क्या होता है। जो फिफ्थ नंबर पैरामीटर्स है बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन है दोस्तों, तो उसको भी देख लेते हैं। वह पीरियड जिसमें वेल्डिंग के दौरान करंट लो रहता है, उस पीरियड को बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन कहते हैं दोस्तों। तो देखिए ये वो पीरियड है C और ये D, ये पॉइंट, यही वो पीरियड है जिसमें हमारा जो करंट है वो क्या रह रहा है, लो रह रहा है। ठीक है, वह पीरियड जिसमें वेल्डिंग के दौरान करंट लो रहता है। तो वेल्डिंग के दौरान करंट लो ही रह रहा है, हाई तो ये है, लो करंट ये है, तो C से D तक हमारा जो करंट है वो लो रह रहा है दोस्तों। तो इसलिए ये 5 नंबर मैंने लिख रखा है। तो ये जो हमारा हुआ, ये हुआ बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह पीरियड जिसमें वेल्डिंग के दौरान करंट लो रहता है उसको बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन कहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब छठे पैरामीटर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो छठा पैरामीटर्स है हमारा वो है स्लोप डाउन दोस्तों। नाम से ही पता चल रहा है डाउन हो रहा है दोस्तों। स्लोप डाउन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें क्या होता है, ये जो है हमारा स्लोप डाउन है,
इसमें क्या होता है कि जो वेल्डिंग करंट है दोस्तों वो स्लोली फॉल करता है, फॉल डाउन करता है दोस्तों, यानी कि बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ जीरो पे आता है दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे आता है, यानी कि स्लोप डाउन की वजह से करंट जो है वो स्लोली फॉल करता है, और स्लोप डाउन के ही कारण जो होता है फिनिश वेल्ड में क्रैक और क्रेटर्स जैसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स नहीं आता है दोस्तों। ये अगर करंट हमारा स्लोली डाउन करता है या स्लोली फॉल करता है, डाउनफॉल करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो फिनिश वेल्ड है उसमें क्रेटर्स या फिर क्रैक जैसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्लोप डाउन दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर के बारे में पढ़ेंगे, गैस पोस्ट फ्लो टाइम दोस्तों। ठीक है, गैस पोस्ट फ्लो टाइम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये 7 नंबर जो पैरामीटर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए उसके बारे में हम लोग इधर देख लेते हैं। 7 नंबर हम लोग पढ़ेंगे गैस पोस्ट फ्लो टाइम, है ना। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग जानने से पहले कुछ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक जॉब है और ये एक पीस है और एक मेटल का ये पीस है, दोनों को हम अगर वेल्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे वेल्डिंग कर रहे हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ से स्टार्ट करने ऐसे वेल्ड बिट बनाते आया और यहाँ पे एंड हो गया, एंड हो गया दोस्तों। जब एंड हुआ दोस्तों तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हैं, ऊपर करते हैं इसको, तो क्या होता है कि आर्क हमारा बुझ जाता है दोस्तों। तो आर्क के बुझने के बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए नोजल से जो सील्डिंग गैस का फ्लो है वो होता रहता है दोस्तों। ठीक है, सील्डिंग गैस का फ्लो होता रहता है दोस्तों। तो गैस पोस्ट फ्लो में दोस्तों वहीं हम लोग टाइम सेट करते हैं कि आर्क बुझने के कितने टाइम तक, आर्क बुझने के बाद कितने टाइम तक जो सील्डिंग गैस का फ्लो है वो होता रहेगा दोस्तों। वो हम लोग इस पैरामीटर में गैस पोस्ट फ्लो पैरामीटर में हम लोग सेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आर्क के बुझने के कितने टाइम तक सील्डिंग गैस का फ्लो होगा, इस टाइम को कंट्रोल किया जाता है दोस्तों, है ना, कि आर्क के बुझने के बाद कितने टाइम तक सील्डिंग गैस का फ्लो होगा, इस टाइम को हम लोग कंट्रोल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है गैस पोस्ट फ्लो पैरामीटर्स। अब आते हैं 9 नंबर, 8 नंबर देख लेते हैं कि 8 नंबर पैरामीटर्स क्या है, बैलेंस। क्या होता है दोस्तों कि एसी वेल्डिंग यानी अल्टरनेटिंग करंट वेल्डिंग के दौरान क्या होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तथा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच बैलेंसिंग किया जाता है दोस्तों। यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तथा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में क्या किया जाता है, बैलेंसिंग किया जाता है दोस्तों। इसमें दो प्रकार की सेटिंग की जाती है। पहला जो सेटिंग होता है वो होता है लॉन्ग लोअर बैलेंस वैल्यू। दूसरा जो होता है हायर बैलेंस वैल्यू। इसमें इस बैलेंसिंग में दो टाइप के दो ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन होता है लॉन्ग लोअर बैलेंस वैल्यू और दूसरा होता है हायर बैलेंस वैल्यू दोस्तों। अगर हम लोग लॉन्ग लोअर बैलेंस वैल्यू सेट करते हैं दोस्तों, तो इस स्थिति में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के ऊपर ज़्यादा हीट होगा तथा एक्सीलेंट ऑक्साइड क्लीनिंग होगा दोस्तों। अगर हम लोग लॉन्ग लोअर बैलेंस वैल्यू सेट करते हैं तो इस स्थिति में इलेक्ट्रोड के ऊपर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ हमारा ऑक्साइड क्लीनिंग होगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग हायर बैलेंस वैल्यू सेट करते हैं दोस्तों, तो उस टाइम में क्या होगा कि वर्कपीस के ऊपर ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा तथा गुड पेनिट्रेशन प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये हमें देख करके डिसाइड करना है कि हमें गुड पेनिट्रेशन चाहिए या फिर एक्सीलेंट क्लीनिंग चाहिए दोस्तों। तो उस हिसाब से इसको हम लोग लॉन्ग लोअर बैलेंस वैल्यू सेट करेंगे या फिर हायर बैलेंस वैल्यू सेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी जो हमारा पैरामीटर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। आखिरी जो हमारा पैरामीटर्स है वो है फ्रीक्वेंसी दोस्तों।
अब क्या होता है कि इसमें भी दो कैटेगरी होता है, एक तो लोअर फ्रिक्वेंसी होता है और एक हायर फ्रिक्वेंसी होता है दोस्तों। पहला होता है लोअर फ्रिक्वेंसी, और दूसरा होता है हायर फ्रिक्वेंसी, दोस्तों। यदि हम लोग लोअर फ्रिक्वेंसी का सिलेक्शन करते हैं तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में वर्कपीस के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा तथा वाइड वेल्डपुल बनेगा दोस्तों। इस स्थिति में क्या होगा, वाइड वेल्डपुल बनेगा और वर्कपीस के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। अगर हम लोग हायर फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं, यदि हम लोग हायर फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं तो इस स्थिति में हाई आर्क फोर्स के साथ नैरो आर्क प्रोड्यूस होगा दोस्तों। इसमें अगर हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हाई आर्क फोर्स के साथ नैरो आर्क प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण हमें नैरो वेल्डपुल बनेगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देख लीजिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि यदि हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो इस स्थिति में वर्कपीस के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा तथा वाइड वेल्डपुल बनेगा दोस्तों। यदि हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो इस स्थिति में हाई आर्क फोर्स के साथ नैरो आर्क प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण हमें नैरो वेल्डपुल बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में जो पैरामीटर्स हैं हमारे, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा और वो वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा बना करके। तो प्लीज़ पहले इसको अच्छे से देखिए, समझिए और उसके बाद उस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा तो आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।